जय श्री महाकाल दोस्तों, नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी नवरात्रा का दूसरा दिन है। अपन जो है मध्य प्रदेश बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का 2024 का पेपर देखा था। अपन ने 9वें प्रश्न में आ गए थे। अपन 9वें से 10वां प्रश्न जो है अपने को करना था, तो 10वें प्रश्न से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आपको पिछला वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 तक आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेशन में जरूर लिखे प्यारे दोस्तों। आपको कैसा लगा, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, क्या समस्या आ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो जो है आपको मिलते रहे। ठीक है। और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपके जो है सवाल जो है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि आपके त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है। क्या कहा उसने, त्रिभुज पी क्यू आर में, या आपके त्रिभुज है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। और उसने क्या कहा कि पी क्यू आर त्रिभुज है। 10वां सवाल, आपके 10वां नंबर का क्वेश्चन अपने को करना था। पी क्यू में तो क्या कह रहा है कि वो ई बिंदु है और पी आर में ए बिंदु है। ठीक है। इन दोनों में बिंदु है ये आपके, ऐसा उसने कहा है। क्या कह रहा है वो कि इसमें जो है पी आर में क्या है, ए बिंदु है। तो वो क्या कह रहा है कि ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। यहाँ पर ये इनका मान दे रखा है। देखो पी का मान जो है, पी से ई का मान दिया है इसने 4 सेंटीमीटर। पी से ई का जो मान दे रहा है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से पी से ई का मान 4 सेंटीमीटर है। और क्यू ई का जो मान है, क्यू से ई का मान 4.5 है, 4.5 सेंटीमीटर है। और पी एफ का मान आपके 8 सेंटीमीटर है। और आर एफ का जो मान है आपके 9 सेंटीमीटर है। ऐसा दे रहा है वो, कि कह रहा है कि पी ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो देखो, अगर मान लिया जाए कि इन भुजाओं का अनुपात अगर समान आया, ठीक है, तो अपने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? अगर कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर होती है। तो अगर ये जो भुजा है इसकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी तो तीसरी भुजा क्या होगी? समांतर होगी। अगर इसने समान अनुपात में विभाजित नहीं किया तो ये इसके समांतर नहीं। ठीक है। तो अपन क्या करें, इनका अनुपात निकाल ले डायरेक्ट ही। तो देखो अपन क्या करें, यहां से पी से ई में मैंने क्या किया, पी से ई में क्यू ई का भाग लगा दिया। क्यू ई का भाग लगाया, पी से ई में क्यू ई का भाग लगाया। देखो अपन ने क्या किया, इसमें इसका भाग लगाया। तो देखो पी का मान तो दिया इसने, पी का मान 4 सेंटीमीटर था, 4 लिखा। और क्यू ई का मान 4.5 था, 4.5 लिख दिया। तो चलो 4 में 4.5 का अगर भाग लगाएंगे, देखो दशमलव के बाद एक अंक 1 जीरो लगा दिया। 5 से काटा अपन ने, 5 8 40 और 5 9 45, 8/9 आया। अब देखो अपन इसका अनुपात भी देख लेते क्या है। ये पी से एफ और आर एफ, पी एफ और आर एफ, इसमें इसका भाग लगाया मैंने। इसमें पी एफ में आर एफ का भाग लगाया, पी एफ में आर एफ का भाग लगाया। तो देखो पी एफ का मान तो आपके 8 है और आर एफ का मान 9 है। तो ये तो अनुपात बराबर आ गया। यहां पर लिख देंगे चूंकि चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है बोलो, देखो ये दोनों अनुपात बराबर आ गया। किसका बोलो? पीई बटे क्यू ई का जो अनुपात आया वो किसके बराबर आया बोलो? पी एफ बटे आर एफ के अनुपात के। ठीक है। पी एफ बटे आर एफ के अनुपात के क्या आ गया बोलो? बराबर आ गया। यहां पर आपके, यहां पर इसका अनुपात इसके क्या आ गया बोलो? बराबर आ गया आपके। त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात आया, इन दोनों भुजाओं के बराबर अनुपात के क्या आ गया? बराबर आ गया। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा? आधारभूत अनुपातिकता के विलोम से, आधारभूत अनुपातिकता, अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। इसका प्रमेय का विलोम क्या है? यदि कोई सरल रेखा, यदि कोई सरल रेखा, सरल रेखा किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को
दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है, अनुपात में बांटती है या विभक्त करती है, बांटती है, तो वह तीसरी भुजा के वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर होती है। या आपको ध्यान रखना है, या आपके थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वो जो सरल रेखा जो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात आपके क्या हो जाएगा, देखो EF समांतर क्या हो जाएगी, QR। EF समांतर QR हो जाएगी। ये आपके हल हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। यहां से आगे बढ़ते हैं अपन 10वें का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपन 10वें का अथवा वाला प्रश्न जो है आपकी क्या है, देखो 10वें का अथवा वाला, देखो यहाँ इसमें भी डायग्राम दे रखा है, चित्र दिया हुआ है इसने। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको देखते हैं अपन। अथवा वाला क्वेश्चन जो है आपके 10वें का अथवा वाला, ठीक है, अथवा 10 का अथवा वाला देखते हैं। देखो इसमें डायग्राम दे रखा है आपके। ठीक है, आप चाहो तो डायग्राम जो है इसी में ही समझ सकते हैं अपन। ये डायग्राम दिया है, चित्र दिया है इसने। ठीक है, आकृति में यदि PQ और RS, PQ समांतर RS है, ये PQ भुजा जो है RS के क्या है, समांतर है, तो अपने को सिद्ध करना है POQ। देखो POQ और SOR जो है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। ध्यान रखना, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये अपने को जो है सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो आपने को समरूप सिद्ध करना है। तो देखो यहां पर ये PQ जो भुजा है, ये PQ भुजा जो है आपके RS भुजा की क्या है, समांतर दे रखी है। तो जो जेड के आकार के कोण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा आपके यहाँ पर। तो देखो चाहो तो अपन ये आकृति यहाँ बना देते हैं। ठीक है ना, ये आकृति अपन यहाँ बना दी है, अपन ने ये आकृति बनाई यहाँ पर। दसवें का अथवा वाला प्रश्न है ये आपके देखो PQR और ये S, PQRS, PQRS ये आपकी आकृति है। ये O पर क्या कर रही है, प्रच्छेद कर रही है। तो देखो इसने दिया है, अपन लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि PQ, ये PQ भुजा RS के क्या है, समांतर है। चूंकि PQ समांतर RS है, RS है। ठीक है, ये PQ भुजा जो है किसके, RS के समांतर है। तो देखो जेड के आकार के कोण क्या होंगे, बराबर। इस त्रिभुज का ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया क्योंकि PQ समांतर RS है। ठीक है, PQ जो है वो क्या है, बोलो RS के समांतर है। त्रिभुज त्रिभुज एक तो ले लिया अपन ने POQ। कौन सा त्रिभुज लिया अपन ने, एक तो POQ त्रिभुज ले लिया अपन ने। ये POQ त्रिभुज लिया। एक तो कौन सा त्रिभुज लिया अपन ने, POQ। और एक और त्रिभुज कौन सा ले लिया, SOR। ठीक है, SOR में, त्रिभुज SOR में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखते हैं तो ये PQ जो है RS के क्या है, समांतर है। PQ भुजा RS के समांतर है, तो ये दोनों समांतर है। तो ये जेड के आकार के कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं और बराबर होते हैं। तो ये कौन सा हो गया, देखो PQPO या OPQ और OSR दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण क्या हो गया, देखो OPQ, देखो ये OPQ ये वाला कोण, और OSR ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपके, OSR। क्योंकि PQ समांतर RS है भाई। PQ जो है आपके RS के क्या है, बोलो समांतर है। PQ RS के समांतर है। चूंकि PQ समांतर RS है, इसलिए एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। एकांतर अंतः
कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। और दूसरा देखो, ये वाला भी कोण जेड का बन रहा है, ये वाला भी जेड के आकार का और ये भी जेड का, तो चूंकि ये दोनों क्या है, समांतर है, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये कौन सा हो गया, देखो पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ, ये वाला पी क्यू ओ। और ये वाला कौन सा हो गया, देखो ओ आर एस, कोण ओ आर एस। ये भी दोनों क्या है, ये दोनों समांतर है और आपके तिर्यक रेखा इनको मिला रही है, तो जेड के आकार के कोण ये भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और दूसरी बात देखो, ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो एक्स के आकार के जो कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण होंगे और वो क्या होते हैं, बराबर। तो कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, या आपके पीओ क्यू जो कोण होगा, ये एस ओ आर के क्या हो जाएगा, बराबर, कोण एस ओ आर। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, इसका कारण क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। देखो ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, तो इसको कहते हैं कोण कोण समरूपता। ठीक है, कोण 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 समरूपता से, समरूपता प्रमेय है आपके, कोण 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 समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो। त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आपके एस ओ आर के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये आपके बहुत ही सरल सा था। चलो अब अगला अपन 11वां क्वेश्चन देखते, देखिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे अब अपन यहां से। 11वां क्वेश्चन क्या है, अगला आता है इसी क्रम में आपकी 11वां क्वेश्चन जो है, ये देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है आपके, बहुत ही प्यारा सा सरल सा सवाल है। तो क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 11वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 है। ठीक है, बिंदु 5 कोमा -5 7 और दे रहा है -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है अपने 11वें प्रश्न में। तो देखो इसको चाहो तो आप P मान लो और इसको क्या मान लिया अपन ने, Q। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी उसने। ठीक है, तो देखो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 का मान हो जाएगा आपके, x1 का मान तो क्या हो गया आपके -5 और आपके y1 का मान हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपके x2 का मान हो जाएगा -1 और आपके y2 का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं P -5 7 तथा Q -1 3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, इसको देखो अपन पी क्यू लिखते हैं। ठीक है, या ए बी माना है तो आप ए बी भी लिख सकते हो, तो अपन ने पी क्यू माना है तो पी क्यू लिख देंगे। और ये होता है आपके अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, बोलो x2 -x1 का वर्ग प्लस y2 y2 का वर्ग। ये आपके फार्मूला होता है, इसमें मान रखेंगे। देखो x1 ये x1 y1 ये x2 y2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसमें मान रख देते हैं तो आपके डायरेक्ट ही pq का मान आ जाएगा। अंडर रूट ऐसे लगा दिया, x2 -x1। देखो आपको क्या करना है, x2 में से x1 घटेगा और y2 में से y1 घटेगा, इसमें से ये घटेगा, मतलब -1 में से घटेगा कौन, बोलो -5 घटेगा, ये -5 घटेगा और फिर इस पूरे का क्या होगा, बोलो वर्ग होगा। ये वाला प्लस फिर y2 -y1, y2 में से y1 घटेगा, यानी कि आपके 3 में से कौन घटेगा, 7 और इस पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग। चलो हल करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो देखो -1 तो अपन ने ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, इसका क्या हो रहा है, बोलो वर्ग हो रहा है, ये वर्ग कर दिया। ठीक है, चाहो तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट का ये वर्ग लगा दिया अपन ने, प्लस यहाँ देखो 3 में से 7 घटाएंगे। ठीक है, एक धन की एक ऋण की है, चिन्ह उल्टे घटेगी तो है, तो देखो 3 में से 5 घटेंगे आपके, तो आपके कितने बच जाएंगे, बोलो 4 बच जाएंगे, लेकिन माइनस की बड़ी है थी इसमें, तो -4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा।
यहाँ भी देखो 5 में से 1 घटेगा, +5 में -1 घटेगा तो प्लस का 4 बच जाएगा, तो आपके +4 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ क्या आ रहा है बोलो, -4 का वर्ग। लेकिन देखो +4 का वर्ग भी 16 होगा और आपके -4 का वर्ग भी 16 होगा, और 16 और 16 तो क्या होते हैं बोलो, 32 होते हैं। ये कितने हो जाएंगे बोलो, √32 हो जाएंगे। और 32 का अगर अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, वर्गमूल में कोई भी संख्या 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लेते हैं, फिर एक और संख्या 2 बार है, एक और बार बाहर निकल जाएगी, एक 2 अंदर ही बच जाएगा ये वाला। तो इसका मान क्या आ जाएगा बोलो, 2 दूनी 4 √2, 4 √2 मात्रक या इकाई लिख सकते हो। ठीक है, मात्रक भी लिख सकते हो और इकाई भी लिख सकते हो, कुछ जो भी आपको उचित लगे। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई आपके। अगला देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। निर्धारित कीजिए, अपने को निर्धारित करना है आपको। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु सरेखी है। भाई सरेखी है क्या ये बिंदु, निर्धारित करो। सरेखी यानी कि एक ही रेखा में है क्या ये बिंदु। 3 बिंदु है देखो आपके, एक तो दिया इसने 1,5, एक बिंदु तो ये है, एक और बिंदु है 2,3, और आपके तीसरा बिंदु है -2, -11। ये सरेखी है क्या भाई, ये क्यों कह रहा है कि ये सरेखी है क्या, एक ही रेखा में है क्या। ये अपने को जांच करनी है कि ये तीनों बिंदु जो है आपके एक ही रेखा में है या नहीं है, एक ही रेखा में है कि नहीं है। तो चलो अपन इसको ABC मान लेते हैं। इस बिंदु को अपन ने A मान लिया, इस वाले बिंदु को B मान लिया और इसको C मान लिया। तो चलो तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहा हूं, पहले मैं AB का मान निकाल रहा हूं। ठीक है, हल देखो आपके AB, देखो अभी हाल दूरी का सूत्र लिखा था अपन ने, क्या होता है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। अब क्या करना है, देखो AB का बात करेंगे, ध्यान रखना। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो x2 - x1 करेंगे, यानी कि 2 में से 1 घट जाएगा, 2 - 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 - y1 3 में से 5 घट जाएगा, y2 तो 3 है और y1 का 5 है, तो आपके 3 - 5 का वर्ग हो जाएगा। और देखो ये अंडर रूट लग रहा है तो अंडर रूट ऐसे लगा दिया अपन ने, अंडर रूट लग रहा था तो यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो धन 3 है और ऋण 5 है, ऋण की बड़ी है, घटाएंगे तो सही, तो 5 में से 3 घटेंगे 2 बच जाएंगे, ऋण की बड़ी थी तो ऋण के 2 बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और 2 का वर्ग कितना, -2 का वर्ग +4 हो जाएगा, -2 का वर्ग +4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो रहा है 5, 5 मात्रक या इकाई ले सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो, एक ही मानोगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो BC का मान निकाल रहा हूँ, अंडर रूट में इसी सूत्र निकालेंगे, ध्यान रखना, लेकिन B और C को ध्यान रखना है। यहाँ अपन किसका मान निकालेंगे बोलो, BC का। तो ध्यान रखना है, अपन इसको x1 मानेंगे, इसको y1, और इसको मान लेंगे x2, इसको y2 मानेंगे। तो हल करेंगे, देखो x2 - x1 करेंगे, x2 - x1, x2 का मान तो -2 है, इसमें से किसको घटाएंगे बोले, x1 को, यानी कि 2 को घटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। फिर आएगा y2 - 1 y1, y2 - y1, y2 का मान -11 है, ये -11 लिखा, माइनस ये वाला माइनस, फिर y1 लिखेंगे, y1 का कितना है 3 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपके अंडर रूट तो ऐसे लिखा, -2 और -2 -4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस -11 -3, ये हो जाएगा आपके -14, इसका वर्ग हो जाएगा आपके। तो देखो यहाँ 4 का वर्ग तो आपके हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 हो जाएगा आपके। इनको जोड़ लेते चलो अपन, तो इनका मान आएगा आपके, इनको जोड़ा अपन ने तो BC का जो मान आएगा, अंडर रूट में जोड़ते हैं, देखो 6 और 6 12 की 2 हासिल 1 आ गया आपके, 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11 की 1 हासिल 1 हो गया, और ये 1 और 1 हासिल का था 2 हो गया। चलो 212 का अगर गुणनखंड हो रहा है तो अपन कर लेते हैं, 2 से किया, 2 से किया अपन ने, 2 एकम 2, 2 एकम 2 जीरो लगाया, ठीक है, 2 छंग 12, फिर 2 से करें, 2 5 10, 2 तिया 6, 5 3 8, है ना। तो देखो 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से,
तो क्या आएगा 2 वर्गमूल 53 इकाई आ जाएगी आपकी। अंडर रूट में कोई भी संख्या 2 बार होती है तो एक बार बार आ जाएगी। ये बीसी का मान आ गया। अब अपन एसी का मान निकालते हैं। देखो एसी का मान अगर अपन निकालेंगे इसमें, एसी का अगर अपन मान निकालेंगे, देखो ए और सी रहेगा, आप ध्यान रखना एसी। तो आपके x1 y1 ये वाला मान हो जाएगा। अब की बार x1 y1 जो मान रहेगा ये वाला रहेगा, ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा। तो देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 का मान तो -2, x2 का मान क्या है -2, माइनस x1 करेंगे, x1 1 का मान 1 है तो 1 लिख दिया अपन, x1 का मान 1 है 1 लिख दिया, वर्ग है वर्ग, प्लस इसमें मान रखा है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 का मान -2 था लिख दिया। ये सूत्र का माइनस था, ये माइनस लगाया। फिर क्या आ रहा देखो आपके, फिर x1 आया, x1 1 को माना था मैंने, 1 का लिख दिया, वर्ग कर दिया। फिर आया y2 माइनस y1, देखो y2 का मान -11, ये सूत्र का माइनस है लगाया। फिर आया आपके y1 का मान 5 है तो ये लिख दिया 5, इसका वर्ग हो जाएगा और अंडर रूट लगाना ही है। ठीक है, ये वाला फार्मूले में मान रख दिया एसी के लिए। तो आपके एसी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट -2 -1 -3 हो गया, इसका वर्ग हो जाएगा। -11 और -5 माइनस का 16 हो गया, इसका वर्ग हो जाएगा। तो एसी बराबर आ रहा है देखो यहाँ पर 9 -9 का 3 का वर्ग -3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 16 का 256 हो जाएगा। तो एसी बराबर देखो 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 5 और 1 6 और ये 2 हो गया, ये 2 लिख दिया अपन ने, अंडर रूट में आया। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हो रहा हो तो इसका भी कर लेंगे अपन, 265 का 5 5 10 11 12 13, देखो 3 से तो नहीं जा रहा है, 5 से देख लेते, 4 5 11 12 13, 5 से देखा देखो 55 25 5 थी 15। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसका तो। ठीक है, इकाई, ये इकाई है, देखो इनमें कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, देखो अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार से सरेख होते, अगर ये क्या होते बोलो सरेख होते, एक सीधी रेखा में आते, मान लो ये ए आ गया आपके यहाँ, ये बी आ गया, हो सकता है यहाँ सी आ जाए। ए बी सी अगर सीधी रेखा में है तो देखो आपके ए बी का मान जो आता, पूरा ए बी का मान क्या आ जाता, ए सी, क्या आता बोलो, ए सी और बी सी दोनों के जोड़ के बराबर आ जाता। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपके क्या आता, संबंध आता। जबकि देखो आपके ए बी का मान वर्गमूल 5 है, बीसी का मान आपके 2 वर्गमूल 53 है और एसी का मान 264 है, इनमें कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार के योग के रूप में कोई संबंध नहीं है कि 2 का जोड़ करे और तीसरा मिल जाए। ठीक है, 2 का जोड़ करे और तीसरा मिल जाए, इसका कोई संबंध ना होने के कारण ये सरेखी नहीं होंगे। चूंकि चूंकि आपके ए बी बी सी तथा एसी में कोई कोई रेखीय संबंध नहीं है, कोई रेखीय संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, नहीं है, अतः ये सरेखी नहीं होंगे, ये सरेखी सरेखी नहीं होंगे। ठीक है, एक रेखा में नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अगर सरेखी होते तो किसी न किसी का जो जोड़ होता है, एक का जोड़ जो होता है 2 के जोड़ के क्या हो जाता, बराबर हो जाता और अपने सिद्ध हो जाता। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपके सरेखी नहीं होंगे। आप जो है उतारना चाहो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। देखो अपन आपके 12वां सवाल में आ गए अपन, 12वां देखो यहाँ पर। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी सवाल है ये। ठीक है, इस प्रकार के सवाल ज्यादा आते हैं तो आप इसको ध्यान में। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु देखो देखो p 2, -3 और q जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। इन दोनों बीच बिंदुओं के जो बीच की दूरी है 10 मात्रक हो। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने को y का मान ज्ञात करना है। p का मान तो दिया है इसने, p का मान आपके 12वां सवाल है, 2 नंबर के सवाल में चल रहे अपन, 2 नंबर के सवालों में p का मान तो दिया है 2, -3 दिया है और इसने q का मान दिया है 10, y,
Q का मान 10, y दिया है और दूरी इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे दी इसने, 10 मात्रक दे दी है। ठीक है, 10 मात्रक दे दी इसने। और वो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है 10 मात्रक है। तो बोल रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात करना है। भाई इन दोनों के बीच की दूरी का तो सूत्र PQ होगा। भाई इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बोलो PQ होता है। और ये क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। ये आपके क्या हो गया, x1, ये हो गया y1, ये वाला मान हो गया आपके x2, ये वाला हो गया y2। चलो इसे मान रख देते हैं। लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है और इन दोनों के बीच की दूरी तो उसने 10 मात्रक दे रखी थी, तो 10 मात्रक कर दिया अपन ने। देखो ठीक है, PQ का मान 10 दिया, दोनों के बीच की 10 दी थी, 10 लिख दिया अपन ने। चलो मान रखते हैं। देखे यहाँ पर अंडर रूट तो ऐसे लगा दिया। देखो x2 का मान 10 है तो 10 लिख दिया, माइनस y, देखो x1 का मान 2 है तो 2 लिखा, इसका वर्ग था तो अपन ने वर्ग कर दिया, प्लस फिर आया y2 माइनस y1, देखो y2 का मान तो y है, माइनस देखो y1 का मान 3 है, 3 लिखा, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया, बराबर क्या आ रहा आपके 10 लिख दिया अपन ने। देखो इधर वर्ग मूल है तो वर्गमूल हटाएंगे तो वर्ग लगाएंगे, क्योंकि देखो वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लगाते हैं, तो वर्गमूल हटाएंगे तो क्या कर देंगे, वर्ग लगा देंगे। 10 का क्या हो जाएगा, इधर वर्ग, इधर वर्गमूल हट जाएगा। और देखो 10 में से 2 घटेगा तो 8 का वर्ग हो जाएगा, क्या होगा 8 का वर्ग, प्लस क्या हो रहा है y माइनस 3 का वर्ग। और देखो इधर वर्गमूल हटाया, इधर वर्ग लगा दिया और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। और 8 का वर्ग यानी कि 8 गुना 8, 8 उठी 64 या 8 उठी 64, y माइनस 3 का वर्ग ऐसे लिख दिया, प्लस y माइनस 3 का वर्ग ऐसे लिख दिया। ये क्या है, इधर देखो 8 का वर्ग प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो गया, और ये 10 का वर्ग 100 हो गया। अपन ने क्या किया, 100 में से 64 घटाएंगे 36 बच जाएंगे। देखो 10 में से 4 गया 6 हो गया, इधर 9 में से 6 गया 3, 36 हो गया। और इधर क्या बचा, देखो y माइनस 3, इसका वर्ग है तो इधर भी इसका वर्ग हटाएंगे ना, तो इधर क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना जब भी वर्ग हटाते हैं वर्गमूल लगाते हैं तो प्लस माइनस भी लगाते हैं, इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जब भी वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लगाते हैं, इसका विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये प्लस भी लगा दिया और माइनस भी लगा दिया। ठीक है, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस तो ऐसे लगाया, और 36 का वर्गमूल, देखो 36 का वर्गमूल होता है आपके 6 गुना 6 लिखेंगे इसको, तो 2 6 में से 1 6 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाए, 6। और यहाँ y माइनस 3 है, माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो एक बार तो अपन क्या लेंगे, बोलो प्लस, और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पर। तो देखो प्लस चिन्ह लूंगा ना तो y का मान क्या आएगा, 3 प्लस 6 बराबर, ये प्लस चिन्ह ले लिया, देखो एक बार तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 आ जाएगा। और अगर आप माइनस चिन्ह लोगे ना तो 3 माइनस 6 लेंगे या माइनस लेंगे, तो 3 में से 6 घटेंगे माइनस 3 बचेंगे, तो आपके y के 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, 2 मान आ जाएंगे, 9 और माइनस 3, 2 मान आ जाएंगे आपके x के, दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, चलो ये आ गया आपका 12वां। इसका अथवा वाला देखो, ये क्या कह रहा है, आपके 12वां सवाल क्या है, देखो ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, और ए बी वृत्त का व्यास से, ऐसा कह रहा है ए बी वृत्त का व्यास है, और केंद्र के निर्देशांक भी दे रखे। देखो इसने केंद्र के निर्देशांक 2 माइनस 3 और बी के निर्देशांक दिए 1 4। चलो इसको देखे, बहुत ही आईएमपी सवाल है और बहुत सरल सा सवाल है, अपन इसको देखते हैं। ठीक है, क्या है, आप इसको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 12वें का अथवा वाला गजब का महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इसको स्पेशल रूप से जो है याद रखना है। क्या कहा उसने, ये एक व्रत है साहब, ये अपने पास में क्या कह रहा है, एक व्रत है, ये व्रत है, और इसका जो व्यास ए बी है, ऐसा कहा उसने कि इसका जो व्यास है वो क्या है, आपके ए बी है। इस व्रत का जो व्यास है वो क्या है, ए बी है, व्रत का व्यास ए बी है, ऐसा कहा है, ये ए बी है, इस व्रत का क्या है, व्यास है।
और व्यास है जिसका केंद्र जो है, ये केंद्र देखो मान लिया O है, तो केंद्र के निर्देशांक दिए इसमें 2, -3 है, 2, क्या है बोलो -3 है। और बी के निर्देशांक दिए इसने 1, 4, ठीक है, 1, 4 दिए है। तो बोल रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपने को इस ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए के निर्देशांक अगर आप x1 और y1 मानते हो तो ये x1 y1 आपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, आपको उसको स्पेशल रूप से जो है याद रखना है, ठीक है। या आपके व्रत है, मान लो कोई, या आपके कोई क्या है, व्रत है, और ये क्या है, व्रत का व्यास है आपके, ये आपके क्या है, व्रत का व्यास है, ये भी व्रत का व्यास है, ये भी व्रत का व्यास है, और ये इसका क्या है, केंद्र है। और केंद्र के निर्देशांक एक्स वाई है, और ए के निर्देशांक x1 y1 है, और बी के निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। ये इसके क्या है बोलो, मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y है, और ए बिंदु के निर्देशांक, व्यास के एक सिरे के निर्देशांक x1 y1 और दूसरे सिरे के निर्देशांक x2 y2 है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है आपके x1 बराबर x बराबर सॉरी क्या होता है आपके, x बराबर होता है, x बराबर इस मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र है, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2, और y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2/2। ये बीच के बिंदु के निर्देशांक के सूत्र, ध्यान रखना, ठीक है। ये किसके बिंदु के निर्देशांक है, इस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक के सूत्र। मतलब क्या करो, देखो अगल बगल वाले के जोड़ो और 2 का भाग लगा दो तो बीच का आ जाएगा। देखो दोनों, फिर y1 प्लस y2/2 किया तो ये बीच का आ गया, देखो। तो ऐसे ही देखो इन दोनों के अपन इस सूत्र से प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इस सूत्र से प्रयोग कर लेते हैं, किससे, x1, दोनों को जोड़कर क्या करना है बोलो, 2 का भाग लगाना है। तो क्या आ जाता है, देखो बीच वाले बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं। क्या करना है, दोनों को अगल बगल वाली संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, बीच के बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। दोनों को अगल बगल वाली को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है, तो बीच के बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो चलो दोनों को अगल बगल वाली को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। दोनों अगल बगल वाली, देखो पहले x1 प्लस x2 करना है, x वाले जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ेंगे। देखो अगल बगल वाले x1 y1 है, तो दोनों को जोड़ोगे ना आप, तो यहाँ तो क्या है बोलो x, इसको तो x मान रखा है अपन ने, x1 को x1 मान रखा है, इसको a को, तो a को अपन ने क्या मान रखा बोलो, x1, और इसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, a के निर्देशांक जो अपन ने x1 y1 माना है, इनको क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है, जबकि बी के और केंद्र के दिए। तो देखो इसका अपने को क्या करना है, x1 प्लस x2/2 करना है, तो x1 तो x1 ही है, और ये क्या है बोलो 1, तो क्या आ जाएगा बोलो, इस सूत्र से x1 तो x1 ही लिखेंगे, और b का x निर्देशांक 1 है बटे 2, और बीच का क्या है, देखो 2 है तो 2 लिख दिया अपन ने। क्या करना है, देखो दोनों अगल बगल वाली को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो बीच का आ जाएगा। दोनों अगल बगल वाली जोड़ना है, वो तू मेरे अगल बगल, ठीक है, अगल बगल वाली को जोड़ना है, यानी कि x1 और x2 को जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे तो बीच का आ रहा है, देखो x आ रहा, बीच का आ गया, देखो आपके, ये आपके बीच का आ गया। तो दोनों अगल बगल वाली जोड़ा, यानी कि ये तो x1 है और ये 1 है, देखो दोनों को जोड़ दिया, x1 प्लस 1/2, तो बीच का आ जाएगा, बीच का 2 आ जाएगा। ये देखो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, इसको इधर पलट के लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर तो है ही ना। चलो आगे देखते, इसको हल करते हैं अब अपन। तो क्या हुआ, देखो 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया साहब। इधर क्या बचा, x1 प्लस 1 बच जाएगा, तो x1 का मान निकालूंगा, 4 इधर है, देखो प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1, तो 4 में से 1 घटा 3, तो देखो x निर्देशांक x1 तो आ ही गया, आपके x1 तो आ ही गया, y1 और निकालना है, फिर वापस ये सूत्र लगा दो, ठीक है। कौन सा सूत्र है बोलो, y1 प्लस y2/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, y, बीच के बिंदु के निर्देशांक, बीच वाले बिंदु का निर्देशांक आ गया। अगल बगल वाली को जोड़ना है, चलो अगल बगल वाली को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो, या तो y1 है और ये 4 है, यानी कि y1 प्लस 4
y1 प्लस 4/2 बराबर बीच का कौन है बोलो -3। तो देखो इसका गुणा इधर करूंगा 2×6 माइनस प्लस माइनस माइनस 2×6, इधर क्या बचा बोलो y1 प्लस 4 बचा। ठीक है, क्या बचा y1 प्लस 4 बच जाएगा आपके। ये y1 तो अपन ने ऐसे लिख दिया। ये -4 देखो, प्लस का 4 इधर गया माइनस का 4, प्लस का 4 उधर गया माइनस का 4, इधर y1 बच जाएगा -4 -6 माइनस के 10 हो गए। तो ये आपके देखो y1 का मान कितना आ गया बोलो, y1 बराबर -10 आ गया और x1 बराबर 3 आ गया। तो ये आपके देखो ए के निर्देशांक आ गए, इस ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 माने थे वो आ गया। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएंगे ए का। और अतः अतः 3, -10 ए के निर्देशांक है। ठीक है, ए के क्या है बोलो निर्देशांक है। ये बहुत ही सरल सा सवाल था, सवाल इतना सा था बस। चलो अब अपन अगला देखते, 13वें नंबर का सवाल आ रहा है आपके इसी क्रम में। तो 13वें नंबर का सवाल आ गया, नहीं नहीं अभी तो 12वें का अथवा हुआ, 13वें का पहला सवाल चलेगा। 13वां, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण, ऐसा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है तथा ए बी बराबर 4 है, बीसी बराबर 3 हो तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलो देखते देखे, इसमें समकोण त्रिभुज दिया है तो चलो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कि ए बी और बीसी का मान दिया है, कोण भी समकोण दिया है। ये चलो समकोण त्रिभुज बना दिया अपन ने, ये समकोण त्रिभुज बना दिया अपन ने। ठीक है, ए बी का मान तो आपके 4 है। देखो ए, इसको नाम दे दिया अपन ने, ए नाम दे दिया इसको, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया इसको नाम। समकोण बी है, उसने ऐसा कहा है एक समकोण त्रिभुज में कोण भी क्या है समकोण है, मतलब 90 की जगह अपने को समकोण वाले को लिखना है, बी समकोण है तो बी को लिख दिया। और उसने ऐसा भी कहा है कि ए बी का मान 4 है इसमें। ठीक है, ए बी का जो कोण है आपके, ए बी जो भुजा है, ठीक है ये दे रखा है, देखो मैंने आपको बताया नहीं था। चलो देखो, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 4 बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो वो क्या कह रहा है, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मान ज्ञात करना है, एक तो साइन ए का मान ज्ञात करना है और एक कोस ए का मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, साइन ए और कोस ए का मान, दोनों का मान निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपकी। चलो देखो, ए बी का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, ए बी का मान दिया है इसने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। बीसी का मान, ये बीसी का मान 3 सेंटीमीटर लिख दिया। तो देखो पाइथागोरस में लगाएंगे तो कर्ण भी आ जाएगा आपके समकोण। ठीक है, ये अथवा वाला चल रहा है, किसका बोलो 13 का, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वाला है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पास से पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी समकोण त्रिभुज हुआ उसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, तो इस कर्ण का वर्ग जो होगा यानी कि एसी का जो वर्ग होगा आपके, कर्ण का वर्ग यानी कि एसी का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। शेष दो कौन सी है, दोनों, एक तो ए बी और एक बीसी, ए बी और बीसी के वर्गों के योग के बराबर हो जाए, ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। चलो एसी तो निकाल रहे अपन, एसी तो ऐसे लिख दिया, इधर इसका वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा दिया अपन ने। और देखो ए बी का मान, ए बी का मान आपके यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। बीसी का मान 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। अरे वैसे ये पाइथागोरस त्रिके तो 3 4 और 5 आता है। ठीक है, एसी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग कितना हो रहा है बोलो 9 आ रहा है। 16 और 9 कितना हो जाए 25, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर आ गया। आपके ये कर्ण भी आ गया, देखो 5 सेंटीमीटर आ गया, कर्ण आया आपके 5 सेंटीमीटर। तो वो क्या कह रहा है, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो एक तो अपने को साइन ए का मान निकालना है और एक इसका मान निकालना है बोलो कोस ए। साइन ए और कोस ए का मान निकाल लेते हैं। चलो साइन ए और कोस ए का मान निकालते हैं अपन।
एक तो साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए का मान क्या होगा, और एक कोस ए का मान पूछ रहा है। तो देखो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कोस होता है आपके आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो चलो इनके मान रख देंगे, आंसर आ जाएंगे। ध्यान रखना 90 के सामने की भुजा कभी भी नहीं बदलती, ये तो हमेशा ही कर्ण होती है। और इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोण लिया जाएगा, देखो इनमें कौन लिया गया, बोलो ए। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोण लेंगे उसके सामने का आपके क्या हो जाएगा, लंब। बचा जो आधार हो जाएगा, ये लिखा आधार। तो देखो साइन क्या है आपके, लंब बटे कर्ण। क्या है बोलो, लंब बटे कर्ण है। तो लंब तो कितना है 3, और कर्ण क्या है 5, तो ये हो जाएगा आपके 3/5। 3/5 हो गया। और कोस ए क्या हो गया, देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, तो ये हो जाएगा आपके कोस ए 4/5। तो साइन ए का मान पूछा था, कोस ए का मान पूछा था, ये दोनों मान आ गए आपके। चलो अगला सवाल देखते, बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ये देखो आपके अगला सवाल आ गया 13वें का अथवा वाला। बस अपने को कोण के मान रखना है। वैसे तो ये 11th का फार्मूला है, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ठीक है ना, चलो देखो अथवा वाला 13वें का आपके अथवा वाला प्रश्न चलेगा आपके। क्या कह रहा है, साइन 60, साइन 60 कोस 30 डिग्री, फिर आया आपके क्या प्लस साइन 30 डिग्री, और कोस 60 आ गया आपके, कोस 60 डिग्री आ गया। चलो सारे के मान रख दो साहब। देखो एक तो आपके मान किसका किसका आएगा, एक तो आ रहा आपके साइन 30 और कोस 60, और एक आ रहा है साइन 60 और कोस 30। इन चारों के मान चाहिए साहब। सर इनके दो दो के मान आपने बराबर करके लिख दिए, मतलब क्या होते हैं बोलो, बराबर होते हैं इनके मान। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी में अगर आप मान चेक करते हो तो इन दो दो के मान क्या होते हैं बोलो, बराबर होते हैं। आपको ये ध्यान रखना, दो दो के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइन 30 और कोस 60 दोनों का 1/2 होता है, और साइन 60 और कोस 30 का भी क्या होता है, बराबर होता है, वर्गमूल 3/2, दोनों का वर्गमूल 3/2 होता है। तो ये मान रखेंगे, देखो साइन 60 का मान रखा मैंने, साइन 60 का क्या है, वर्गमूल 3/2, ये लिख दिया वर्गमूल 3/2। फिर आया देखो आपके कोस 30 का मान, कोस 30 का मान भी वर्गमूल 3/2, प्लस है तो प्लस लगाया अपन ने। फिर देखो साइन 30 और कोस 60, साइन 30 और कोस 60 का दोनों का मान 1/2 गुणा 1/2 है, तो लिख दिया। अब देखो वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा, 3 लिख दिया साहब। 2 का 2 में गुणा किया 4 हो गया, ये 4 लिख दिया अपन ने, प्लस 1 का 1 में गुणा होगा 1, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, 4 लघुत्तम ले लेंगे। अगर हर समान होती है, अगर हर समान होती है तो एक हर को क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, और ऊपर वाली संख्या को चिन्हों सहित ऐसे ही लिख देंगे। तो एक हर को लघुत्तम ले लिया, दोनों में हर 4 समान थी, एक 4 को नीचे लिख दिया, ऊपर बचा 3 + 1, और 3 + 1 तो क्या होता है 4/4। 4 से 4 काटूंगा, 4 एकम 4 है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। बहुत ही सरल था। आप चाहो तो यहीं से ही डायरेक्ट जो ये लिख सकते थे, दोनों के बटे में आ रहा 4 लिख दिया, 3 और 1 4 लिख देते, 4 एकम 4 है कि 1 आ जाता आंसर। बहुत ही सरल सा सवाल था, 13वें के अथवा वाला था ये। ठीक है, ये भी आपके जो 2 नंबर का ही सवाल था। तेरहवें का अथवा वाला हो गया आपके। अब देखो अपन जो है 14वां सवाल देखते हैं आपके। देखो ये 14वां सवाल है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती, समांतर होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती, समांतर होती है। यह अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपके समांतर होती है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है।
वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, हमने को सिद्ध करना है। तो देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और ये भी महत्वपूर्ण है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। देखो अपन यहाँ पर तो ये वाला देख रहे हैं, ये आपके देखो वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास हो गया आपके, ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। इसके वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं अपन। ये एक स्पर्श रेखा है, तो रेखा तो अपन ने यहाँ खींच दी, एक इस सिरे पर खींची और एक और जो है अपन ने इस सिरे पर खींच दी, ठीक है ना। तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। वृत्त का ये व्यास हो गया ए बी, ये वृत्त का केंद्र हो गया आपके, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये एक व्यास का सिरा तो ये है, एक व्यास का सिरा ये है। इन दोनों पर ये जो स्पर्श रेखाएं खींची, चाहो तो इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू और इसको नाम दे दिया आर एस, ठीक है। तो ये पी क्यू और आर एस क्या होती है बोलो, समांतर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होती है बोलो, लंब होती है। तो ये कोण क्या हो जाएगा आपके 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि, हल देखो, ठीक है, यह आपके 14वां है, प्रश्न क्रमांक 14वां है, इसका हल है। मैं लिख देता हूं चूंकि वृत्त के, चूंकि वृत्त के क्या हो जाएगा, चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली, गुजरने वाली, गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आप वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसी बिंदु से त्रिज्या खींचेंगे तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो ये आपके ओ ए पी का मान क्या होगा, 90 डिग्री। इसलिए कोण ओ ए पी, ठीक है, ये वाला कोण ओ ए पी और कोण ओ बी क्यू क्या होंगे बोलो, दोनों 90 डिग्री के। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। कोण ओ बी एस बराबर 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और ध्यान रखना ये वाला कोण भी 90 का होगा और ये वाला कोण भी 90 का होगा। लेकिन देखो यहाँ ये जेड के आकार के कोण बराबर हो गए। तो जेड के आकार के कोण अगर बराबर है तो इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं क्या होगी, समांतर। और इन दोनों कोणों को तो पी क्यू और आर एस बनाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर होगी क्योंकि यहाँ एकांतर अंतः कोण बराबर है। चूंकि चूंकि यहाँ चूंकि यहाँ एकांतर अंतः कोण है ना, जेड के आकार की, क्योंकि यहाँ एकांतर अंतः कोण बराबर है, बराबर है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगी, ये पी क्यू समांतर होगी आर एस के, पी क्यू समांतर क्या होगी बोलो, आर एस। और यही तो सिद्ध करना था कि इस व्यास के सिरों पर ये जो रेखाएं खींची ये क्या होती, समांतर। पी क्यू और आर एस क्या होगी, समांतर। यही सिद्ध करना था। तो ये आपके क्या होगी, समांतर होगी। बहुत ही सरल सा सवाल था। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए मेरे नाम दुलारो, ये यहाँ पर देखो, ठीक है, आप इस यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहो, लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन।
अगला सवाल है आपके, अगला सवाल क्या है देखो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, एक बिंदु Q है, देखो मैं सवाल बता देता हूं, यह आपके 14वें का अथवा वाला है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक अभी 14वां देखा था, इसका अथवा वाला है, प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा वाला। आपके सारे सवाल महत्वपूर्ण है, इसलिए अथवा वाले भी समझा रहे हैं अपन। ठीक है, अपने को सबको याद करना है। क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई तो 24 सेंटीमीटर दे दी, तथा Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो चलो देखते देखे क्या कहा उसने आपके। ये आपके व्रत है आपके। ठीक है, ये आपके व्रत है, और ये यहाँ पर अपन ने मान लिया एक क्यू बिंदु है, ये आपके क्यू बिंदु है। इस क्यू बिंदु से वो क्या गिरा है, ये आपके यहाँ पर जो है ये आपके क्यू बिंदु है। इस क्यू बिंदु से वो क्या कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई तो दे दी उसने 24 सेंटीमीटर, या आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से दूरी 25 है। इसकी जो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये Q जो है आपके, इस Q की वृत्त के केंद्र से जो दूरी है, ये वृत्त का केंद्र है, इससे इसकी जो दूरी है ये 25 सेंटीमीटर ऐसा घेरा है वो, ये 25 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त की त्रिज्या ये होगी, यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो इसको अपन ने पी नाम दे दिया। वृत्त की त्रिज्या ओपी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो इससे तो अपन ऐसे ज्ञात कर लेंगे, ये तो पाइथागोरस त्रिक भी है। देखो 7 24 25, 7 24 25 तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा वैसे तो ये। ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो ये कोण 90 का होगा। तो पाइथागोरस में लगाकर अपन त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। त्रिज्या ओपी का मान निकालना है अपने को। त्रिज्या ओपी का मान जो है वो क्या करना है, निकालना अपने को। और देखो पी क्यू का मान दिया इसने 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू का मान 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज देखो ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने का जो कर्ण होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो 90 का ये कोण है, तो इसके सामने का कर्ण क्या हो गया, बोलो ओ क्यू। ओ क्यू का जो वर्ग होगा आपके, कर्ण का वर्ग यानी कि ओ क्यू का वर्ग, शेष दो भुजाएं कौन सी, बोलो एक तो ओपी है और एक क्या है पी क्यू। ओपी और पी क्यू के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा, ओपी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, ओपी और पीक्यू के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। देखो इधर अपने को क्या करना है, ठीक है, कर्ण का जो वर्ग हुआ वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखो मैं कर्ण को इधर लिख रहा हूं आपके, ठीक है, इस कर्ण को अपन क्या कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं। ये कर्ण को इधर लिख दिया अपन ने। ये कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। 90 के सामने भुजा कर्ण हो गया आपके ओक्यू कर्ण का वर्ग। शेष दो भुजाएं कौन सी है, एक तो ओपी है और एक पीक्यू है, दोनों के ओपी और पीक्यू के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। ओपी का मान तो देखो अपने को निकालना है, तो ओपी का वर्ग तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ये ओपी का वर्ग तो ऐसे लिख दिया अपन ने। और देखो पीक्यू का मान 24 दिया इसने, 24 का वर्ग हो जाएगा। और ओक्यू का मान इसने 25 दिया था, वृत्त के केंद्र से पी की दूरी जो थी वो 25 थी,
25 लिख दिया, 25 का वर्ग तो 625 हो गया। और ये देखो प्लस का इधर आएगा माइनस का, 24 का वर्ग आपके 576 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपके ओपी का वर्ग। ठीक है, ये प्लस का था, इधर गया माइनस का, 24 का वर्ग 576 हो गया, 25 का वर्ग 625 हो गया। इधर ओपी का देखो वर्ग हटाऊंगा, वर्गमूल लगा दूंगा, तो इधर हासिल लिया मैंने 15 में से 6 गया 9, और 6 कितना होता है 15। फिर यहाँ देखो एक बचा, क्योंकि एक हाथ से चला गया था, तो इधर से हासिल लूंगा, यहाँ 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से एक हाथ से चला गया, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 घटेगा 0। और देखो गुण 50 है, तो इसको 7 गुणा 7 लिख सकते हो, 2 7 में से एक 7 क्या हो जाएगा आपके बाहर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ओपी क्या थी बोलो, त्रिज्या थी। तो अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर होगी। और वैसे भी ये तो पाइथागोरस त्रिक था, 7 24 25, ठीक है, 25 कर्ण होता है। अगला देखो आपके 15वां नंबर का क्वेश्चन जो है, 15वां क्वेश्चन आपके है, बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बस आना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक घोड़ा जो है एक खूंटे से बंधा हुआ है। ठीक है, क्या कहा उसने कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। याद कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। भाई मतलब घोड़ा कितना घास चरेगा। ठीक है, वर्गाकार मैदान है, वर्ग के आकार का मैदान है, वर्गाकार मैदान से उसने क्या किया, 15 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान था, और उसके एक कोने पर क्या किया उसने, घोड़ा बांध दिया था। ठीक है, और घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो याद कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा जो है घास चर सकता है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड में हो गया था, तो बिल्कुल आप जो है उतार ले, नहीं भी उतारे तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो ये आपके वर्ग के आकार का मैदान है आपके साथ, ये आपके वर्ग के आकार का मैदान है। ठीक है ना, ये वर्ग के आकार का मैदान है, और वो क्या कह रहा है, इसके एक कोने पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, मान लो ये कोना है इसका, और इससे क्या किया, एक खूंटा गाड़ रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर इसमें मैदान के कोने पर एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा। ठीक है, ये रस्सी से एक घोड़ा बांधा, और इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है साहब, 5 मीटर लंबी रस्से से बांध दिया गया इसको, 5 मीटर लंबे रस्से से इसको बांध दिया इस घोड़े को, यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ आपके 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो घोड़े, बताइए कि घोड़े के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। भाई घोड़ा घास यहां से यहां तक तो चर ही सकता है, इतनी इतनी घास तो चरेगा ही सही वो, लेकिन देखो ये यहां से यहां वाली घास भी तो चर सकता है, ये आपके डेश डेश सारी घास चर सकता है। ठीक है ना, ये इतनी घास चर सकता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपके 1/4 व्रत के 1/4 भाग का क्षेत्रफल हो गया देखो, क्योंकि पूरा होता तो एक व्रत हो जाता आपकी। ठीक है, अगर ये पूरा भाग होता ना तो आपकी क्या हो जाता, एक व्रत हो जाता, लेकिन ये चौथाई भाग ही हुआ आपके। ठीक है, देखो इस प्रकार से अगर अपन देखेंगे ना, ये इस प्रकार से अपन ने इसको अगर 2 भागों में बांट दिया, तो देखो ये 1/4 भाग ही हुआ ना, केवल इतने, क्योंकि वर्गाकार मैदान में ही घास लगी हुई है, तो वो कह रहा है कि घास कितनी चरेगा भाई, तो ये इतनी इतनी घास चल लेगा, और क्या घोड़ा अधिकतम इतनी दूर जा पाएगा, बस इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो घोड़े की रस्सी की लंबाई अगर 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये 15 तो इसकी मैदान की थी, लेकिन मैदान से क्या लेना अपने को, 15 मीटर भुजा का वर्गाकार मैदान था जिसमें घास लगी हुई थी, उससे क्या मतलब आ रहा अपने को। ठीक है, तो आपके घोड़े की रस्सी की जो लंबाई है वो त्रिज्या रहेगी उस आपके जो है चतुर्थांश की, चौथे अंश की जो रहेगी आपके, ठीक है, चौथे भाग की।
इस वृत्त के चतुर्थ भाग की जो है त्रिज्या हो जाएगी, जो कितनी आ रही है बोलो 5 मीटर। 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है तो 5 मीटर। तो घोड़े द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल डायरेक्टली लिखा अपन ने, क्या लिखा, घोड़े घोड़े द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल। घोड़े द्वारा चरी गई घास का जो क्षेत्रफल होगा वो ध्यान रखना, पूरा जो व्रत है, पूरा व्रत का ये तो क्या है बोलो 1/4 खंड, तो 1/4 के बराबर हो जाएगा। पूरा व्रत का क्षेत्रफल होता है आपके पाई आर वर्ग, लेकिन ये तो एक ही खंड लिया है इसने, मतलब एक खंड का चौथा भाग लिया तो 1/4 हो जाएगा। बस इसमें मान रखना है आपके, देखो 1/4 तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, और पाई का मान 3.14 लिख दिया चलो अपन ने, और आपके आर का मान दिया है उसने 5 लिख दिया, वर्ग था तो वर्ग। चाहो तो आप पाई का मान 22/7 भी लिख सकते हो, ठीक है, पाई का मान आप जो है 22/7 भी लिख सकते हो। तो चलो देखते देखे आगे यहां से, चलो देखो यहाँ पर 1/4 तो ऐसे लिखा, और 3.14 भी ऐसे लिख दिया, और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। चलो अपन गुणा कर लेते हैं, 25 का गुणा 4 में किया, 25 चौक 100 की 0 हासिल 10 हो गया, 25 एकम 25 और 10 35 हासिल 3 हो गया, 25 तिया 75 76 77 78, ये हो गया 78। एक दो अंक बाद दशमलव लगा दी, बटे क्या आया आपकी 4। मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें बोलो 78.50 में 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4, 3 बच्चा ऊपर से उतारा 8, 4 नम 36, कितने बचे 8 में 38 में से 36 गए, 2 बच गए, दशमलव आया, दशमलव लगाया ऊपर से उतारा 5, 4 छंग 24, एक बचा 0 लगाया, फिर 4 दूना 8, 2 बचा फिर 0 लगाया, 4 और 5 20। तो आपके आंसर 19.625 क्या आ गया, मीटर वर्ग। इतने घास की जो है ये क्या कर लेगा, इतने घास चल लेगा इस वर्गाकार मैदान की, इतनी 19.625 मीटर वर्ग क्षेत्रफल की घास चलेगा ये। चलो अगला देखते हैं, इसी का ही जो है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो साइड में हो जाता हूँ, चल हट साइड, अब आने दे भाई, है ना। नवरात्रा चल रही है, सभी प्यारे बच्चों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयां हैं। नवरात्रा का अभी आज दूसरा दिन है। चलो अगला सवाल आ रहा है इसका अथवा वाला, ठीक है। अब हमने 15वां देखा था मुख्य सवाल, इसके अथवा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण तो ये भी अच्छा सवाल था, ठीक है। त्रिज्या क्या कह रहा हो, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करता है, 60 का कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है साहब, ये आपके वृत्त है, और इसमें इसकी जो त्रिज्या है बोलो 21 सेंटीमीटर है, ये क्या आपकी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसमें ये जो चाप है, ये चाप केंद्र पर कितना कोण आंतरित कर रहा है बोलो 60 डिग्री का। तो इस चाप की लंबाई पूछ रहा है आपके, क्या कह रहा है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई त्रिज्या का मान दे दिया इसने, 15वें का अथवा सवाल है, अथवा, ठीक है। त्रिज्या का मान दिया इसने 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर आंतरिक कोण दे दिया इसने 60 डिग्री। क्या कह रहा हो, चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है, देखो वृत्त की परिधि में अपन क्या कर रहे हैं, थीटा बटे 360 का गुणा, तो चाप की लंबाई आ जाती है। वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है। लेकिन अपने को तो थीटा वाली परिधि चाहिए, जो क्या हो जाती है बोलो चाप हो जाती है, ठीक है। तो थीटा का गुणा, थीटा बटे 360 का गुणा कर दिया अपन ने,
चलो इसे मान रख देते, थीटा का मान 60 था, 60 लिखा, बटे 360 है 360, तू ऐसे लिख दिया। पाई का मान आपके 22/7, ये लिख दिया 22/7 लिखा। आर का मान क्या है 21, 21 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि वर्ग है, तो ये 60/360 तो ऐसे लिखा, ये 2 लिख दिया, फिर 22/7 और 21 का वर्ग है तो 21 गुना क्या हो जाएगा 21। चलो जो कट रहे उनको काट देते, एक जीरो से एक जीरो काटी, फिर 6 से काटा, देखो 6 6 36, फिर 2 से काट दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर मैंने देखो 3 से काटा, 3 7 21, 3 7 तो 21, फिर ये 7 से 7 काट दिया, 21 और 22 बचा, दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो 22 एकम 22 के 2 हासिल, तो हो गया 22 दूनी 44, 45 46 हो गया, 462 आपके सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखो वर्ग नहीं होगा आपके, ठीक है, 21 का वर्ग नहीं होता है, 2πr होता है ओनली, ठीक है, क्या होता है बोलो, 2πr होता है। चलो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2πr, θ/360 गुणा 2πr होता है। चलो तो अपन ने क्या किया, देखो काटा कैसे, अपन ने देखो 0 से 0 काटा, 6 से काटा, 6 कम 6 6 6 36, फिर 2 से 6 को काटा, 2 से काटा 6 को, 2 तिया 6, फिर 3 से अपन ने किसको काट दिया, तीनों 7 तो 21, फिर ये 7 से 7 काटा तो कितना बचा बोलो, 22 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है। चाप की जो लंबाई आएगी आपके, चाप की लंबाई पूछी थी उसने, तो क्या आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई आपके, बहुत ही सरल है। θ/360 में 2πr का गुणा कर दो, चाप की लंबाई आ जाएगी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में θ/360 का गुणा कर देते हैं, यानी कि पाई आर वर्ग में अपन 60 का गुणा करते हैं। ये 15 हो गया। आप देखो 16वां आपके सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। चलो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, कोई सा भी शॉट लो ले सकते हो। चलो 16वां आ गया आपके, 16वां सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो पासा फेंका अपन ने, देखो पासा अगर अपन फेंकेंगे तो 1 अंक भी आ सकता है, 2 अंक भी आ सकता है, 3 अंक भी आ सकता है, 4 अंक भी आ सकता है, 5 अंक भी आ सकता है, 6 अंक भी आ सकता है। इसके अलावा आपके कोई भी अंक नहीं आ सकता है। पांसे में ये 6 ही अंक होते हैं, ठीक है, ये 6 घटना घटित हो सकती है। तो देखो पांसे को फेंकने का, देखो प्रायिकता का क्या फार्मूला होता है, प्रायिकता, प्रायिकता होती है आपके, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये आपकी क्या होगा फार्मूला। भाई अनुकूल परिणाम कौन होंगे बोलो, जो पूछा जाएगा वो अनुकूल परिणाम रहेंगे। जो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें, 4 से बड़ा अंक आने की, तो 4 से बड़े अंक क्या क्या है वो यहाँ लिखना है और कुल परिणाम यहाँ लिख देंगे। तो पहला उसने 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, फर्स्ट आंसर लिखते अपन, क्या लिखेंगे बोलो, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो देखो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है, पूछा वो यहाँ लिखेंगे। देखो 4 से बड़ी पूछा है उसने, तो 5 और 6 आ सकता है, तो बड़ी संख्या क्या है बोलो 2,
एक तो 5 है और एक 6 है, बड़ी संख्या तो 2 हो गई आपके। और देखो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने बोलो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बोलो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया। 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ जाएगा इसका मान आपके। बहुत ही शॉर्ट सवाल था, आप इसको जो है देख सकते हो, कहीं समझ में नहीं आए वीडियो रिपीट कर सकते हो। इसका अथवा वाला देखो, ये भी गजब का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता परिकलित कीजिए। ये पत्ता एक इक्का हो और एक इक्का नहीं होगा। इसकी दो प्रायिकता पूछी साहब इसने, एक तो और इसमें भी एक और था यार सवाल, दो सवाल थे इसमें। एक 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता भी थी, माफ कीजिएगा। 16वें का अथवा में क्या था बोलो, 4 से छोटी, एक 4 से बड़ी थी और एक 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ये 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता थी। एक और अपने क्या है बोलो, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता देखते देखे। अब 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता लिखेंगे, लिखी थी आप 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कह रहा हो, तो देखो 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो देखो 4 से छोटे तो क्या है, देखो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो 1 2 3 अनुकूल परिणाम, यानी कि 4 से छोटे परिणाम कितने, 3। अरे वो और नीचे क्या आता, कुल परिणाम, कुल तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी 6 ही रहेंगे। तो देखो यहाँ काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आप चाहो तो भाग लगाओगे तो 0.5 भी आ सकता है आपके इसमें, ठीक है। क्या आ जाएगा, आप भाग लगाओगे तो 0.5 भी आ जाएगा। तो दोनों ही बातें सही है, चाहो तो 1/2 लिखो, 0.5 लिखो। पहली का आंसर तो आ गया 1/3 और दूसरे का आंसर आया 0.5 या 1/2, ये आपके आंसर आ गया। चलो अब अगला आता है आपके 16वें का अथवा वाला सवाल, ठीक है। 16वें का अथवा वाला सवाल क्या है आपके, देखते हैं इसमें। 16वें का अथवा वाला सवाल है आपके, देखो ठीक है। इसका अथवा वाला देखेंगे, अब अथवा वाला सवाल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी है भाई, ताश के पत्तों की गड्डी है, उसको अच्छी प्रकार से मिला रखी है, फेंट रखी है, ठीक है। तो प्रायिकता का परिकलन कीजिए कि अपन क्या करें, उसमें से एक पत्ता खींचकर निकाले और वो इक्का हो, ठीक है। और फिर दूसरी बार खींच के निकाले और वो इक्का नहीं हो तो कौन सा पत्ता होगा। तो इक्का होने की प्रायिकता पूछी है एक तो, और एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। तो देखो कुल पत्ते कितने, 52 पत्ते, तो कुल परिणाम 52 हो गए, ठीक है। और देखो इक्के कितने होते, 4। कुल पत्तों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बोले तो कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी आपके, 52 हो जाएगी। और इक्के बोलो, इक्कों की संख्या, अरे भाई इक्के 4 हो जाएंगे, हुकम का इक्का, ईंट का इक्का, चिड़ी का इक्का और लाल पान का इक्का, 4 इक्के हो गए साहब। तो पहली प्रायिकता इक्का होने की प्रायिकता पहला लिख देते हैं अपन, ठीक है। इक्का, इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता रहेगी भाई। तो देखो पूछा क्या है, इक्का हो, अपन उतास की पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, ठीक है। एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी भाई, जब आप एक इक्का निकाल रहे हो लेकिन ताश की पत्ती में तो 4 इक्के होते हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए बोलो, अनुकूल परिणाम इक्के कितने होते, 4। टोटल पत्ते कितने हैं, 52, तो 52/4 हो जाएगा। अगर आप इसको 2 से काटते हो तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो गया, देखो 2 दूनी 4 होता है ना, 4 से काट दो ना डायरेक्ट इसको। देखो 4 एकम 4, 4 से को 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 से इसको काटूंगा, 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4, 4 ती 12, 1/13 आ जाएगा इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता।
अब वो क्या कह रहा है, दूसरी प्रायिकता क्या पूछा है उसने, वो इक्का नहीं हो, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अरे भाई इक्का नहीं होगा 52 पत्तों में से, तो भाई जब वो क्या होगा, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो भाई इक्का नहीं होगा 52 पत्तों में से 4 इक्के हटा, तो बचे जिसकी प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा बोलो 52 माइनस 4 बटे, तो क्या आएगा बोलो कुल परिणाम, कुल परिणाम तो 52 ही रहेंगे। तो इधर हासिल लूंगा, 12 में से 4 जाएंगे, 8 बच जाएंगे, इधर 4 बचे, और नीचे क्या हो गया आपके 52। तो देखो अपन इसको 4 से काटते ना, तो क्या आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, और नीचे आ जाए 4 एकम 4, 4 ती 12, तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 12/13 हो जाएगी। बहुत ही सरल सा सवाल था, सोल्व का अथवा प्रायिकता वाला प्रश्न था ये आपके हल हो गया। अगला सवाल देखते हैं 17वां, आपके 17वें नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है ना। 17वें नंबर का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 17वें नंबर का सवाल जो है आपके क्या कह रहा है, असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। देखो असंभव घटना ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती है, असंभव घटना कहलाती है, ठीक है। असंभव घटना, असंभव घटना, ठीक है। ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती है, ऐसी घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव न हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना, ठीक है, घटित होना संभव नहीं हो, संभव नहीं हो, ऐसी घटना भाई जिसका घटित करना संभव ही नहीं हो, नहीं हो, उससे असंभव घटना कहेंगे। मतलब वो असंभव काम है भाई, संभव ही नहीं हो सकता है, उसे असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा, जब घटेगी नहीं तो अनुकूल परिणाम क्या लिखेंगे बोलो ऊपर अपन, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम रहेंगे, जब घटित ही नहीं हो रहे तो अनुकूल परिणाम 0 रहेंगे, ठीक है। अनुकूल परिणाम 0 होने के कारण उसकी प्रायिकता भी क्या होगी 0, ठीक है। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, ध्यान रखना। असंभव, असंभव घटना की प्रायिकता, ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, 0 होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो घटना घटित ही नहीं होती है उसकी प्रायिकता निकालोगे तो क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 0 है, 0 में अपन कुल परिणाम का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, 0 में किसी का भी भाग लगाओ कितना आता है, 0 आता है। चलो अब देखते हैं अपन 17वें का अथवा वाला, इसका अथवा वाला सवाल बहुत ही प्यारा है। देखो पी का मान दिया है इसने, पीई का मान दिया है इसने 0.95, और इसमें दिया है ई नहीं, ठीक है। क्या बोला उसने, ई नहीं, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ई नहीं की प्रायिकता होगी, देखो ये आपके पीई है, देखो पी नहीं को क्या लिखते हैं आप, पता है आपको, पी नहीं, ई नहीं की प्रायिकता ई नोट लिखी जाती, ई नहीं की प्रायिकता क्या होती बोलो, ई नोट लिखी जाती। इसको पी हाँ पी नहीं भी लिखते, ध्यान रखना, ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं, ये ई यस, ई नो, ई यस ई नो, ठीक है। तो इन दोनों का ये एक दूसरे की, इनको कहते हैं उल्टी घटना है,
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की उल्टी घटना है, तो इनका योग हमेशा एक होता है, ध्यान रखना। पीई प्लस पीई नॉट, इन दोनों का जोड़ कितना होता है? एक होता है। तो देखो पीई का मान तो 0.95 दिया इसने, और ई नहीं का मान पूछा इसने, बराबर क्या आ रहा? 1। तो ई नहीं का मान अगर मैं निकालूंगा, अगर इसका मान निकालेंगे पी ई नोट का, तो ये 1 इधर है, देखो ये प्लस का 0.95 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.95 हो जाएगा। चलो घटा दो इसको, एक में से इसको घटाएंगे, एक में से किसको घटाएंगे बोलो? 0.95 को, 0.95 को घटा देंगे। चलो घटा देते हैं, यहां से लूंगा 10, 10 में से अपन क्या करेंगे? 5 घटेगा 5, इधर 9 में से 9 गया 0, यहां से एक हासिल गया तो 0 बचा। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी बोलो? इसका मान कितना आएगा? 0.05, ये इसका मान आ गया। यह आपके अथवा वाला सवाल भी हो गया। चलो देखते, देखिए अगला सवाल आ रहा है आपके। ठीक है, अगला सवाल आ रहा है आपके यहाँ पर। इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जो है यहाँ से आगे अपन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियो जो है और बेल आइकन को भी दबाए, ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो को आपको जो है अपडेट मिलते रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माता रानी की जो कृपा है आप पर हमेशा बरसती रहे। नवरात्रा में अच्छे से याद करें।